हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं शम्स की कहानी। दोस्तों, आज शम्स की कहानी में हमारे सामने हाजिर है मोहम्मद जाहिद साहब। जाहिद साहब जो है ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं। आगामी जो है बिहार इलेक्शन होने वाला है, इससे हम चर्चा करेंगे जाहिद साहब से कि क्या उनके जो वादे हैं, जो नेताओं ने उनसे वादे किए थे, जो उनके लीडरों ने वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए। और इसी पे आज हमारी चर्चा रहेगी। जाहिद साहब, आप ये बताइए कि जो आपके लीडरों ने वादे किए थे लगभग 5 साल पहले, 10 साल पहले, क्या हर साल के जो आने वाले चुनाव में वो वादे पूरे होते हैं? जितना हमारे यहाँ के नेता वादा करते हैं हमसे, कुछ चीज़ें तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं होती है। लेकिन जो चीज़ें पूरी होनी चाहिए वो है हम लोगों के यहाँ का सेहत का जो महकमा है वो, और एजुकेशन का। हम सबसे पहले इस पर रोशनी डालना चाहेंगे आपके सामने। हमारे यहाँ सबसे ख़राब हालत में अभी जो हालात हैं वो हेल्थ पे बहुत ख़राब हालत है और एजुकेशन पे। मैं दूसरी जगह की बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ दरभंगा ज़िला के सदर ब्लॉक अदलपुर ग्राम पंचायत राज से है। मेरे अदलपुर में एक स्कूल है जिसकी मांग मैंने, उसका भवन निर्माण हुआ था और बहुत पुराना होने के वजह से वो टूट गया, ख़त्म हो गया। वहाँ पर से जर्जर हालत में उसकी जो बिल्डिंग है वो खड़ी है। पिछले 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे यहाँ के जो अभी विधायक हैं ललित यादव जी, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम सबसे पहला काम आपका यही कराएंगे। ये वादा सिर्फ वादा ही रहा, कभी पूरा ना हुआ। अभी इलेक्शन से पहले मैं गया था, मुझे 3 बार उन्होंने डीपीओ के यहाँ भेजा। मैं हर जगह गया, जा कर के बात किया, हो जाएगा, बिलाखिर नहीं हुआ। ऐसे ही हालत बहुत सारी जगहों पे है। इस तरह के जो मामलात हैं वो क्यों है, हमारे विधायक हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैं इस पे रोशनी डालना चाहूँगा। बहुत अहम है वो। हर विधायक की एक सोच है बिहार में कि हम पैसा बांटेंगे और हमारा काम हो जाएगा। उन्होंने हर गांव में, एक बिहार की एक सच्चाई बता रहा हूँ, उन्होंने लगभग हर गांव में 2, 4, 10 ऐसे लोग पाल रखे हैं जो वोट का ठेका लेते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं आपके ही गांव के, आपके ही बीच के जो लोग हैं, ये जो 10 लोग होते हैं नेता के, आपके ही बीच के लोग हैं, तो क्या आपको इनसे शिकायत है या कि आपको जो नेता, आपके जो लीडर है उनसे शिकायत है? देखिए, शिकायत मुझे खुद अपने आप से है, अपने सिस्टम से है। मैं एक अलग किस्म की राजनीति चाहता हूँ अपने इलाके में। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन अगर आप सियासत की बात करेंगे तो मैं अलग नज़रिया रखता हूँ। मैं एक अलग तरह की राजनीति इसलिए चाहता हूँ कि उससे माहौल बदलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमको जिसको वोट करना है, पहले हमारे गाँव के लोग एक जगह बैठ जाएं और ये डिसाइड करें कि फलां को उनको वोट करना है। फिर हम उसको बुलाएं और बुला करके तमाम वायदे उस नेता से लोगों के बीच करवाएं। हम ये जो बीच वाले लोग हैं ना, बिचौलियों का काम खत्म हो और गांव के लोगों की जो परेशानी है ना वो खत्म हो। वो जब जाएं उनके यहाँ तो वो उनको पहचाने। ये 4, 5, 10 लोगों वाला मामला खत्म होगा, तभी डेवलपमेंट सही से हो पाएगा। मतलब आपका कहना है कि जो नेता है जिसको हमें वोट करना है वो हमारे बीच में आए, हमारे बीच में बैठे और हम उससे वादा लें कि वो अगले 5 साल में, आने वाले 5 सालों में ये काम करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो उसकी जवाबदेही उसको बनती है, गांव वाले उसको पूछने का हक रखते हैं, अधिकार रखते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक के जो आपके यहाँ पे लगभग गांव के जो 8-10 बड़े लोग हैं, नेतागण उन पे ही छोड़ देते हैं और वो उस तरीके से अपने गांव में वोट कराते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या डिफरेंस होगा कि अगर हल्फनामा लिया पब्लिक के बीच में बैठ के नेता ने और बाद में वो काम नहीं करे तो उसकी क्या जवाबदेही बनती है? सर देखिए, अगर पूरे समाज के बीच में लोगों को, जो हमारे यहाँ के विधायक कैंडिडेट है, उनको ये पता चल जाए कि हमको अब ऐसे ही वोट मिलेगा। पहले तो ये मैंने क्या कहा, मैंने तकलीफ जो है वो अपने सिस्टम से है, मुझसे, अपने आप से है, दूसरों से नहीं है। हमको पहले अपने गांव के लोगों को जागरूक करना है, जिसमें मैंने बहुत सारा काम किया है। और इंशाल्लाह इस बार ऐसा कुछ होगा हमारे इलाके में कि हम सामने लाएंगे, जिनको हमें वोट करना है उनको हम सामने लाएंगे और उनसे वादा लेंगे, तब हम उनको वोट करेंगे। ये जो, अगर आपसे कोई आदमी वादा करता है सामने से तो वो काम ना करे ऐसा मुमकिन नहीं है, उसको अगली बार भी आना है। अगर किसी के दिमाग में ये बैठा है
कि हमारा ये 10 आदमी है और ये तो हमको वोट दिला ही देगा, तो फिर 11 में को वो क्यों पूछेगा। एक वो है। दूसरा एक चीज और है जो मेरे दिमाग में बहुत गहराई से आता है, MY समीकरण। ये बहुत पुराना समीकरण है, कई सालों से लालू जी इस समीकरण का फायदा उठा रहे हैं। इससे मुसलमानों का फायदा नहीं हुआ। लालू जी एक अच्छे आदमी है, मैं ये आपसे कह रहा हूँ, एक अच्छे आदमी है। होता क्या है, MY समीकरण तो बनता है जब इलेक्शन जीत करके आपके पॉलिटिशियनर जाते हैं ना, M निकल जाता है, Y रह जाता है, ठीक है। हम वोट करते हैं। अब अभी के हालात ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट होते हैं ना RJD के, उनको ये लगता है कि मुस्लिम जाएगा कहाँ, हमको ही वोट करेगा। हमको ये नजरिया भी बदलना होगा उनका कि हम आपको वोट कर रहे हैं, ये हमारी मजबूरी नहीं है। हम आपको वोट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको आप फला पार्टी से बचा लीजिए, हम आपको वोट इसलिए कर रहे हैं कि आप इलाके का डेवलपमेंट करें। नहीं तो क्या है कि मतलब आपका जो है RJD में परसेंटेज वाइज सीटें कम मिलती है मुसलमानों को, आपका क्या है, क्यों मतलब मुसलमान जो है M जो है बाद में कट जाता है, इसकी क्या बेसिक वजह है? इसकी दो बहुत बड़ी वजह है अभी के वक्त में। एक तो ये कि हम लोगों को सीट हमारी आबादी के हिसाब से नहीं मिल रहा है, ये एक अहम मुद्दा है। दूसरा एक और चीज़ है, जहाँ भी ज़्यादातर जहाँ भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं, मुसलमानों ने ईमानदारी के साथ वोट किया है उनको। एक तल्ख हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन जब जहाँ उसका अपोज है, जहाँ अपोजिट जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, ऑलमोस्ट जो यादव का वोट है वो दूसरी पार्टी को, दूसरे अलायंस को चला जाता है, जिसकी वजह से मुस्लिम कैंडिडेट कम जीतते हैं। ठीक है, आपका जो हिसाब से कहना है, ये मुझको जो बिहार इलेक्शन है वो मुझको जाति के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख रहा है कि लोग जो है बिहार में जाति के हिसाब से वोट करते हैं, ना कि कैंडिडेट के हिसाब से। सर, इससे जब तक बिहार नहीं निकलेगा, बिहार पिछड़ा ही रहेगा और वहाँ कोई जो जराए हैं ना, सोर्स ऑफ इनकम के, वो नहीं पैदा होने वाले हैं जब तक लोग जातीय समीकरण से नहीं निकलेंगे। जातीय समीकरण है, ये मैं नहीं झुठला सकता हूँ। जातीय समीकरण हमारे बिहार में है और यही हमारे बिहार की बदनसीबी है। हमें अच्छा कैंडिडेट चुनना चाहिए, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। केवटी एक ब्लॉक है, एक विधानसभा क्षेत्र है, उसमें कुछ अच्छे लोग हैं। एक नजर आलम साहब हैं, हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, अच्छा कैंडिडेट है। मीन्स ये कि अगर कोई जात बिरादरी का बंदा नहीं है, उसने अगर जात की पॉलिटिक्स नहीं की है, तो मतलब वो बंदा राजनीति में पीछे रह जाता है, ऐसा आपका आरोप है? नहीं, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ यही होता है कि जो राजनीति में आया है उसके दिमाग में एक समीकरण जरूर होता है कि हम फला को मिलाएंगे, फला को मिलाएंगे तो हमको इतना वोट आ जाएगा। ये राजनीति खत्म करके विकास। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर विकास के नाम पे, ये बात बहुत अहम है, बिहार में अगर विकास के नाम पे वोट होना है तो कोचा धामन किशनगंज में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां के एक विधायक है जो JDU के विधायक है, मास्टर मुजाहिद आलम। अगर विकास के नाम पे वोट होता है तो उनको अपार वोट से जीत जाना चाहिए, क्योंकि उनको काम करते ऐसा देखा है हम लोगों ने जैसे सुपरमैन। अगर विकास के नाम पे वोट होता है, अगर कोई नेता वाकई में अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर वहीं आप देखेंगे तो आपके जो पिछले करीब 25-30 सालों से जितने भी नेता रहे हैं, उन्होंने किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं किया जिससे कि बिहार में खुद जो है वो वहाँ पे जनरेट हो एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट वहाँ होती नहीं और बिहार के ज्यादातर जो लोग हैं वो दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई हर जगह पे जाके अपनी रोजगार तलाश करते हैं। तो क्या वजह रही कि जो है वहाँ पे जो है जो जनरेट नहीं हो पाता एम्प्लॉयमेंट? ऐसी क्या वजह रही कि जो नेता है वो बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने पास लाने में, अपने इलाके में, बिहार स्टेट में बसाने में नाकाम रहते हैं? इसके पीछे क्या वजह आप समझते हैं? सर, अभी हमारे यहाँ के डिप्टी CM सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने एक बात कही जो बड़ी हंसी वाली बात थी कि बिहार के लोग रोजी रोटी की तलाश में मुंबई नहीं जाते हैं या किसी बड़े शहर में नहीं जाते हैं, बस यूं ही जाते हैं, उनको ज़िंदगी अच्छी मिले इसलिए। ये एक बात आप समझिए कि अगर हमको अच्छी ज़िंदगी बिहार में मिले तो हम मुंबई नहीं आएंगे। वहाँ पे कल कारखाने क्यों नहीं लग रहे हैं? वहाँ पे कल कारखाने नहीं लगने की वजह यह है कि वहाँ के विधायकों को, जब वहाँ के जो नेता हैं, पॉलिटिशियनर हैं, चाहे वो जो कोई भी हो, उनको पता है कि उनको CM बनना है या फिर MLA MP बनना है तो उनको जातीय समीकरण ढूंढना है, पैसे बांटने हैं और वोट लेना है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, जागरूकता की कमी है।
हम वहीं पे, मैं जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आऊँगा कि उसकी शुरुआत गांव से करनी होगी। गांव के लोगों को पहले समझाना होगा, फिर वो जो हमारे यहाँ विधायक बनने वाले हैं, अभी विधायक बनने का सपना रखते हैं, तो उनको ला करके गांव के लोगों के सामने रखना होगा। ठीक है, ये तो हो गई बिहार चुनाव से रिलेटेड बातें। जी। अब आप कुछ बातें ऐसी बताइए कि आप जो एज अ सोशल वर्कर जी। लोगों को, बच्चों के जो पढ़ रहे हैं जी। वो आगे जो है किस लाइन में जाए, उनका भविष्य कैसा हो, इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं और क्या आपने रणनीति बनाई हुई है? सर, लॉकडाउन के समय से ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काम करने का मौका मिला और मुमरा कौसा में मैं रहता, मेरी फैमिली रहती है, तो वहाँ पे बिहार सरकार की संस्था है बिहार फाउंडेशन, उसके ज़रिए 2000 डब्बा खाना मिलता था और उसको हम लोग बांटते थे। और एक सबसे अच्छी बात, मैंने उसमें कभी लाइन नहीं लगवाया किसी को, हमारा ग्रुप घर घर पहुँचाता था। उसके बाद मैं बिहार गया तो वहाँ बाढ़ का मौसम, बाढ़ आया था हम लोगों के इलाके में, तो वहाँ हम लोगों ने अच्छा काम किया। उसी बीच मैंने आरफा हेल्प सेंटर नाम से एक ऑफिस खोला। उसको असल में आरफा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बनाना है और हम काम करेंगे एजुकेशन पे, ये मैंने शुरुआत कर दी है। हमारा काम है जो बच्चे हमारे इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, उसके बाद ना उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे करना क्या है। एमए कर लिए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, फिर कुछ नहीं कर पाए, आके यहाँ बैक का काम करते हैं। हमें उनको समझाना है कि बाबू आप मैट्रिक करके भी अगर ये कोर्स कर लो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, और इंटर करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं लेकिन आप टेक्नीशियन बन सकते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल करके। तो वो सब चीजें मैंने ना काउंसिल कैरियर पे जो काउंसलिंग होती है वो कराना है, उस पर मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो आपने मतलब बता रहे हैं आपके, आपने काफी लोगों से टाई अप किया हुआ है जो आगे जो है लोगों को, बच्चों को कैरियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे और समझाएंगे कि आगे फ्यूचर में आपका भविष्य इस तरीके से उज्जवल बन सकता है। जी। ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं एज अ सोशल वर्क है। साथ ही साथ में बिहार इलेक्शन पे भी आपकी काफी रुचि है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुंबई में जो लोग हैं बिहार के, उन लोगों के लिए आपके क्या मैसेज है? बिहार के जो लोग मुंबई में हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैंने एक बात कही है कि हमारे गांव के लोगों को हम लोग यूनाइट करें, और यूनाइट करके उसके बाद जो भी हमारे कैंडिडेट हों उनको बुलाएं और बुला करके हम उनसे वादा लें और फिर उनको वोट करें। बिहार के लोग अपने मत का अधिकार, जो भी मुंबई में है या आउट ऑफ बिहार जहां भी हैं, अपने मत का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल पूरी तरीके से करें, जा करके करें। अभी ठीक है, अभी आए भी हैं जो लोग, वो लोग चलें, चल करके अपना वोट का इस्तेमाल करें और जिसको वोट दें उससे पहले बात करें कि हम आपको वोट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट होगा हमारा बिहार, तभी हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। अच्छा सर, एक चीज और है, बिहार डेवलप नहीं होगा, महाराष्ट्र डेवलप हो जाएगा, इससे देश डेवलप नहीं होगा। अगर पूरे देश को डेवलप करना है तो बिहार को भी डेवलप करना होगा। नहीं, बिहार को डेवलप करना तो कम से कम वहाँ के राजनेताओं का काम है, दिल्ली सरकार का काम है, दोनों मिलके करेंगे। लेकिन आपके जो बिहार के राजनेता है वो कहीं ना कहीं जो है वो गद्दी पाने के बाद में मस्त हो जाते, लोगों को भूल जाते। ये तो बिहार के लीडरों की गलती है, खामी उनकी है। तो इससे महाराष्ट्र का क्या ताल्लुक? सर, महाराष्ट्र का ताल्लुक तो पूरे देश से है, ये देश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ से बहुत सारे रूल, बहुत सारी चीजें जो होती हैं, नीतियाँ बिहार की यहाँ बनती हैं, और बहुत सारी ऐसी नीतियाँ हैं जो आर्थिक मजबूती देने के लिए यहाँ बनाई जाती है बिहार के लिए। और कई एक सेमिनार या बहुत सारी मीटिंग्स में मैं शामिल हुआ हूँ। हम लोग बिहार यहाँ पैसा कमा करके बिहार भेजते हैं, बिहार को उन्नति की राह पे ले जाने का काम करते हैं। हर हिसाब से यहाँ से बिजनेसमैन भेजना हो, जो कुछ भी हो, यहाँ से आर्थिक मदद पूरे बिहार को जाता है। बराबर है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि महाराष्ट्र किसी भी तरीके से बिहार के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि बिहार है और दूसरे राज्य यूपी बिहार से जो लोग आते हैं उनको शरण देता है, उनको अपनाता है महाराष्ट्र और उनके लिए बेहतरी का काम करता है। महाराष्ट्र ने कभी किसी के साथ में दो रुका जो उसका चेहरा है वो नहीं अपनाया है। सब जो है महाराष्ट्र मुंबई में आके समा जाते हैं। हमारी बात चल रही है बिहार इलेक्शन से, तो बिहार इलेक्शन में आप नेताओं से क्या चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में जो है वहाँ के लोग जो हैं रोजी रोटी के लिए जो दूसरे शहरों में ना जाए, बल्कि उनको वहीं जो एम्प्लॉयमेंट मिले, वहीं पे बिजनेस जनरेट हो।
उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं नेताओं से? सर, पहले मैं अपने बिहार की आवाम से ये कहना चाहूंगा कि आप जात पात भाई भतीजा बात से ऊपर उठ करके अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। अपने जो भी इस इलेक्शन में जीतेंगे और वो जब जीत करके विधानसभा में जाएंगे, उनसे मेरा एक ही दरख्वास्त है कि आप जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की धरती को, बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए काम करें और बिहार डेवलप करेगा वो जिम्मेदारी उन्हीं की है। हमने उनको विधायक इसीलिए बनाया होता है या बनाना है हमने कि वो अपना काम करें। वो विधायक बनते इसलिए हैं कि वो हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट करें, ना कि हिंदू मुस्लिम करें, ना कि वो जातिवाद की बात करें। वो अपना रास्ता वो भूल गए हैं। वो उनको चाहिए कि वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए उस पोस्ट पे जाते हैं, वो वहां जाकर के डेवलपमेंट करें, हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते निकालें ताकि हम भी वहां जाकर के सुकून से रह सकें। जाहिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डिटेल में बताया कि बिहार के जो लीडर है उनको क्या करना चाहिए। जो आने वाले जो चुनाव है उसमें जो बिहार की जो आवाम है, जो बिहार के जो बाहर भी रहते लोग हैं, वो जाके कम से कम वोट करे, अच्छे नेता को चुने और अच्छे तरीके से एक नई सरकार बनाए। नेताओं का जो काम है वो जो है डेवलपमेंट का काम करे बिहार के लिए, ताकि जो वहाँ की जो आवाम है वो दूसरे शहरों में जाती है, अपना रोजगार तलाश करती है, बल्कि उनको वहीं पे सुकून और आराम मिले। इसी उम्मीद के साथ में कि आने वाले इलेक्शन के बाद में जो अच्छी सरकार चुनी जाएगी बिहार की तरक्की के लिए। इसी के साथ में हम वीडियो अपना वाइंड अप करते हैं। शुक्रिया। जय हिंद।